तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से अपने पुराने लेक्चर में जो टॉपिक चल रहे थे अभी 3-4 लेक्चर से, उसी टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र की अवधारणा। अभी टॉपिक कहाँ मिलेगा ये हर लेक्चर में बता चुका हूं, तो पता होगा जो लोग जुड़े हुए हैं। एथिक्स का पेपर है ये, जो उसका फर्स्ट पार्ट में यूनिट 1 राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति व घटक। अब इसमें हम लोग राष्ट्र की अवधारणा समझ लिए थे, घटक देख लिए थे, बच गया था हमारा शक्ति। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग शक्ति। देखिए, तो राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर। नेशनल पावर होता क्या है? अपने राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों, उद्देश्यों को सुरक्षित करने की क्षमता ही किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। ठीक है, अब देश के या राष्ट्र के हितों के लक्ष्यों, इसमें सारे हित आ जाएंगे, यानी आर्थिक हित, राजनैतिक हित, भौगोलिक हित, सामाजिक हित, सांस्कृतिक हित, जितने भी आप चाहें जोड़ सकते हैं। ये सभी हितों को सुरक्षित करने की क्षमता ही राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। एक ये राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं ऑर्गेन्स्की AF, इन्होंने परिभाषा क्या दी है? एक के अनुसार दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता ही राष्ट्रीय शक्ति है। ठीक, तो इनके अनुसार लिखना चाहें तो इनके अनुसार, और नहीं तो फिर ये परिभाषा तो चल ही रही है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या होते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कहने का मतलब है कि किन किन घटकों से राष्ट्रीय शक्ति मिलती है या बनती है ना। तो पहला जो तत्व है या मूलभूत तत्व हम लोग लेते हैं किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बेसिक है, सबसे महत्वपूर्ण तो अब नहीं रह गया है, लेकिन सबसे बेसिक है भूगोल, यानी उस राष्ट्र का भूगोल। अब भूगोल के अंतर्गत ऐसी क्या चीजें होंगी जो राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ा देंगी? तो देखिए, उस राष्ट्र का आकार, ठीक है, उस राष्ट्र की भौगोलिक अवस्थिति कहां पे है, उस राष्ट्र की सीमाएं, एक एक करके समझते हैं इसको। आकार देखिए, आकार में क्या है? किसी राष्ट्र, मान लीजिए कोई राष्ट्र है जिसका भौगोलिक आकार काफी वृहद है, बहुत बड़ा है वो क्षेत्रफल के मामले में, तो इससे क्या लाभ मिलेगा शक्ति में? एक चीज तो ये कि बड़ा क्षेत्र है तो वहां पे प्राकृतिक संसाधन अधिक होने की संभावना हो जाएगी, तो ये एक फायदा है। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में जिसके पास बहुत बड़ा आकार है वो पीछे हट जाएगा एक रणनीति के तहत, और फिर एकजुट के हमला कर सकता है। जो छोटा है वो तो पीछे कहाँ हटेगा? पीछे हटा, चला गया समुद्र में, चला गया या तो चला गया दूसरे देश में, तो वो अलग गोली मार देगा। समझ रहे हैं? तो बड़ा क्षेत्र है तो पीछे हट जाइए, उसके बाद फिर हमला कर सकते हैं। तो ये आकार के इस तरह से कुछ फायदे होंगे, और बड़ा आकार है तो एक बड़ी जनसंख्या को समायोजित कर सकता है वो देश। फिर अगली चीज है अवस्थिति, कि उस देश की स्थिति कैसी है। समझ रहे हैं? जैसे जब हम लोग अवस्थिति की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे जब यूनाइटेड किंगडम की अवस्थिति या अमेरिका की, तो ये यूनाइटेड किंगडम तो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और अगर बात करें USA की तो ये भी, इसको 3 ओर समुद्र मिल रहा है। तो इस तरह की जो अवस्थिति है ये काफी सुरक्षित माहौल देती है, क्योंकि समुद्र से या जल के मार्ग से आक्रमण करना, घुसपैठ करना स्थल की तुलना में काफी मुश्किल होता है, तो ये बढ़ जाएंगे। इसके अलावा समुद्री संसाधन भी इनके पास इनको मिलेंगे, जिससे ये अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अवस्थिति में और ही बहुत सारी चीजें ले सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह के सीमाओं में, मान लीजिए बड़ी नदियां बह रही हैं, या सीमाओं में हिमालय जैसा विशाल पर्वत है जो सीमा निर्धारित कर देता है। ठीक, तो ये सारी चीजें अवस्थिति में आ जाएंगी। फिर सीमाएं, तो सीमाओं में भी अपन देखेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करने वाला जो तत्व है सीमा भी है। सीमा में भी बात तो वही है, अवस्थिति वाली ही लगभग बात है, कि जो स्थल रुद्ध देश होते हैं, यानी जो चारों तरफ से स्थल से घिरे होते हैं, उनकी जो राष्ट्रीय शक्ति है वो थोड़ी कम मानी जाएगी उनकी तुलना में जो लोग समुद्र से या जलीय सीमा से घिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्थल से आक्रमण होने का खतरा नहीं है, और जल से आक्रमण या युद्ध होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहां पे थोड़े वो निश्चिंत रह हो जाएंगे और अन्य मामलों में अपने धन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह सीमा जो होगी ये भी राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारण करेगी। फिर देखेंगे हम लोग प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन तो हम लोग जानते ही हैं कि नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं ये किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक गतिविधियों की आधारशिला होती है।
ठीक, तो आर्थिक आधार पर, और जब देश के आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, आर्थिक विकास बढ़िया होगा, उसके पास धन आएगा तो वो शक्ति खुद ब खुद, धन से शक्ति तो बढ़ी जाती है, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। ठीक, अगली चीज है जनसंख्या। जनसंख्या कैसे राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाएगी? एक स्वस्थ जनसंख्या, शिक्षित जनसंख्या और कुशल जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या जिस भी देश के पास अधिक होगा, उसकी सीधी सी बात है उसके विकास की दर बढ़ जाएगी और उनकी जीडीपी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से वो लोग शक्ति भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? अगर जनसंख्या स्वस्थ, शिक्षित और कुशल नहीं है तो वो जनसंख्या बोझ भी बन सकती है। तो दोनों तरफ से काम करेगी जनसंख्या। ठीक, इसके अलावा आर्थिक विकास तो देख लिए, जो भी देश आर्थिक रूप से विकसित है वो अपनी शक्ति को भी और ज्यादा विकसित कर सकता है, उसमें धन इन्वेस्ट कर सकता है। अगली चीज है प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी, वर्तमान में प्रौद्योगिकी का महत्व राष्ट्रीय शक्ति में इस समय सबसे ज्यादा हो गया है। यानी भूगोल का या प्राकृतिक संसाधनों दोनों का उतना बल नहीं रह गया है राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में जितना कि प्रौद्योगिकी को। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं प्रौद्योगिकी में जापान को, जिसके पास ना तो कोई भूगोल में कोई बहुत जबरदस्त चीजें हैं, छोटा सा क्षेत्रफल है, प्राकृतिक संसाधन भी बहुत नाम मात्र के हैं, लेकिन अपनी प्रौद्योगिकी के बल पे आज वो विश्व में एक अपनी अलग क्षमता और पहचान रखता है। ठीक, तो प्रौद्योगिकी चाहिए। अब प्रौद्योगिकी में कौन कौन सी प्रौद्योगिकी? हर प्रकार की, जैसे वर्तमान में चल रहा है संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, परमाणु प्रौद्योगिकी, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी शक्ति के निर्धारक तत्वों में से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक, फिर सैन्य प्रणाली तो समझ में आता है, शक्ति की जहां बात हो रही है तो सैन्य प्रणाली तो होगी ही होगी। तो जिसके पास सुव्यवस्थित सैन्य प्रणाली है, अच्छे हथियार, अच्छे आयुध के और औजार जो भी होते हैं वो सब है, तो वो सीधी सी बात है उसकी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर नेतृत्व, उस राष्ट्र का नेतृत्व कैसा है? तो राष्ट्र का जो नेतृत्व है ये किस प्रकार का होना चाहिए? स्थायी, कार्यशील, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, साहसी और चतुर। तो इस प्रकार का अगर नेतृत्व मिलता है तो वो राष्ट्र निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ाएगा। ठीक है, फिर कूटनीति। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति का बहुत महत्व है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तो है ही, इवन अंदर भी देश की आंतरिक स्थिति को भी संभालने में, विपरीत परिस्थितियों से निपटने में कई तरह की अस्थिरता, अशांति वाली स्थितियां बनती हैं, उनसे निपटने के लिए कूटनीति बहुत आवश्यक है। तो एक कुशल कूटनीति के द्वारा ही हम राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ा सकते हैं। दोनों में काम करेगी ये, अपने आंतरिक मामलों में भी और अंतरराष्ट्रीय मामलों में तो करती है। इसमें भी देखेंगे आप कूटनीति में तो आपको दिखाई देगा, यूएसए की कूटनीति देखिए कितनी जबरदस्त है, विश्व शक्ति बना हुआ है वो, अपनी बाकी सब चीजें तो उसके पास हैं ही और कूटनीति का भी वो कुशल प्रयोग कर रहा है। अगली चीज है सरकार के, उस राष्ट्र की सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार स्थायी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर सरकार कैसी होनी चाहिए? सुदृढ़ होनी चाहिए। सुदृढ़ मतलब बहुत कम बहुमत है उसके पास, गठबंधन की सरकार बनी है, कब चली जाएगी, कब गिर जाएगी, जब भी कोई ठोस निर्णय लेना चाहती है तो गठबंधन में जो दल हैं वो बोलते हैं कि नहीं इसमें ऐसा हो रहा है, उसमें वैसा हो रहा है, इसको मत करिए, फलाने ठिकाने, समझ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जब आएंगी गठबंधन की सरकार में तो सरकार कोई बड़े या ठोस निर्णय ले ही नहीं पाएगी, और ले ही नहीं पाएगी तो काहे की राष्ट्रीय शक्ति फिर। तो सरकार में सुदृढ़ सरकार होनी चाहिए और स्थायित्व होना चाहिए। ठीक, फिर लास्ट में आ गया राष्ट्रीय चरित्र व मनोबल। ये सब बात अपन किए सरकार की, भौगोलिक सीमा की, ये सब की, और लास्ट में ये भूल गए कि इसमें जो हम लोग हैं ये भी तो कुछ भूमिका निभाएंगे कि बैठ के खाली तमाशा देखेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं नागरिकों के चरित्र की और उनका मनोबल। तो नागरिक कैसे होने चाहिए? ईमानदार होने चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए, राष्ट्र के प्रति उनमें प्रेम होना चाहिए, उत्तरदायित्व की भावना। तो इस प्रकार के अगर नागरिक होंगे किसी देश के तो निश्चित रूप से वो उसकी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख तत्व थे जो राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व हैं या घटक हैं।
चलिए अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय शक्ति की प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए इसको समझेंगे जब तो काफी चीज समझ में आएगी हम लोग को राष्ट्रीय शक्ति होती क्या है। कई तत्वों से निर्मित होती है राष्ट्रीय शक्ति। कई तत्व अपन यही देख लिए, है ना। तो कई तत्व मतलब कर सकते हैं अपन आर्थिक, राजनैतिक, है ना, प्राकृतिक और सामरिक आदि। सामरिक का मतलब होता है सैन्य शक्ति से। आर्थिक, राजनैतिक और क्या लिखा था ये, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, जितनी चाहिए सभी शक्तियों को या सभी तत्वों से मिलके ही ये बनती है। ठीक है। अगली चीज है कि राष्ट्रीय शक्ति का चरित्र गतिशील होता है। गतिशील कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय शक्ति का कोई एक एक्सट्रीम स्तर नहीं है कि यहां तक पहुंच गए हम लोग, अब हम लोग राष्ट्रीय शक्ति हैं और आगे भी रहे आएंगे। नहीं है, राष्ट्रीय शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए, यानी राष्ट्रीय शक्ति में सतत विकास होना चाहिए, आगे लगातार बढ़ रहे हो तब तो। क्योंकि अगर आप एक निश्चित स्तर पे पहुंच गए और उसके बाद वहीं पे रुके हुए हैं और बाकी लोग बढ़ रहे हैं तो आपकी राष्ट्रीय शक्ति फिर किसी काम की नहीं रह गई। इसलिए इसका चरित्र गतिशील होना चाहिए। अगली चीज वही है तुलनात्मक मूल्यांकन। इसका जब मूल्यांकन होगा तो तुलनात्मक रूप से होगा कि हम मान के बैठे हैं कि हम बहुत ज्यादा राष्ट्रीय रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी देश चाइना, पाकिस्तान, अगर मान लीजिए ये हमसे ज्यादा हथियार, हमसे ज्यादा आर्थिक व्यवस्था में ये आगे बढ़ गए तो फिर हम लोग राष्ट्रीय शक्ति क्या रह गए? नहीं रह गए। तो इसका जब भी अध्ययन किया जाएगा या राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन किया जाएगा तो तुलनात्मक रूप से किया जाएगा। अन्य राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति कितनी प्रभावी है, कितनी शक्तिशाली है, उसके अनुसार ही तय होगा कि हमारी राष्ट्रीय शक्ति कैसी है। दो राष्ट्र पूर्णतः समान नहीं होते, ये भी एक विशेषता है राष्ट्रीय शक्ति की कि दो राष्ट्र कभी भी पूर्ण रूप से शक्ति में समान नहीं हो सकते। या तो एक राष्ट्र ज्यादा शक्तिशाली होगा या तो कम, दोनों हर चीज में समान नहीं होंगे। ठीक है। सटीक मूल्यांकन संभव नहीं है, ये भी सही है। राष्ट्रीय शक्ति का बिल्कुल सटीक मूल्यांकन संभव नहीं है। तुलनात्मक रूप से हम लोग तुलना कर लेते हैं और वो भी कैसे कि कुछ कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सटीक मूल्यांकन कि हाँ तुम्हारी राष्ट्रीय शक्ति जो है ये 10.2% है या इसकी ऐसा कुछ नहीं है। सटीक मूल्यांकन नहीं है, तुलनात्मक रूप से करेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें रहा आएगा। ये कैसे रहा आएगा? देखिए इसी की अगली चीज, वास्तविक व संभावित शक्ति में अंतर होता है, इसलिए राष्ट्रीय शक्ति का सटीक मूल्यांकन संभव नहीं है। वास्तविक शक्ति जो दिखाई दे रही है या जो दिख रही है हो सकता है उससे कम भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है, और सेम ऐसा ही संभावित शक्ति है। कई राष्ट्र ऐसे हैं जो लगता है कि बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जब कोई आपदा की घड़ी आती है तो वो लोग अच्छे से मुकाबला करते हैं। यूक्रेन को ही देख लीजिए, जब युद्ध चालू हुआ था तो हम लोगों को लगा था कि शायद ये 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, युद्ध बर्बाद हो जाएगा यूक्रेन। आज तक चल रहा है वो, ना तो इजराइल हमास को निपटा पाया आज तक। तो ये संभावित शक्ति कुछ अलग दिख रही है, क्या निकल के आ सकती है नहीं कह सकते, और वास्तविक हमेशा अलग होगी, इसीलिए सटीक मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता इसका। अगली चीज है प्रयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है आपकी राष्ट्रीय शक्ति। तो इसके कई तरह के अर्थ निकाल सकते हैं। एक तो प्रयोग करने की क्षमता में कह सकते हैं अपन कि जो प्रयोग करने वाला राष्ट्र है उसमें साहस की कमी कह सकते हैं, है ना, या निर्णयन की कमी। और दूसरी चीज इसमें ये भी हम लोग लेते हैं कि कई बार हमारे पास रिसोर्स तो हैं लेकिन उनको यूज करने के लिए प्रौद्योगिकी नहीं है। मान लीजिए संसाधन बहुत है हमारे पास, प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज है हमारे पास, वन संसाधन है, नदियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनको उपयोग करने का प्रौद्योगिकी ही नहीं है। तो फिर काहे की राष्ट्रीय शक्ति? जनसंख्या हमारे पास बहुत बड़ी है लेकिन सबकी सब वो बोझ बनी पड़ी हुई है। ठीक है। तो प्रयोग करने की क्षमता पर ही निर्भर करेगी आपकी राष्ट्रीय शक्ति। ये होगी राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय शक्ति का महत्व। ठीक, इतनी चीजें जब समझ गए होंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। महत्व की जब बात करेंगे तो पहली वाली परिभाषा क्या है? राष्ट्रीय हितों या लक्ष्यों या उद्देश्यों को सुरक्षित करने की क्षमता। पहले यही लिख दिया है मैंने कि हितों का साधन, शॉर्ट में लिखा है राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने का साधन है ये। ठीक। अगली चीज विदेश नीति की आधारशिला है। विदेश नीति कैसे?
जैसे कि जानते हैं हम लोग, जो शक्तिशाली, जिसकी राष्ट्रीय शक्ति अच्छी है उसके ही संबंध अच्छे होंगे। हर व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति से ही मित्रता करना चाहता है। कमजोर की दोस्ती, कमजोर की मित्रता किसी को पसंद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि कमजोर हमेशा सहायता ही मांगेगा आपसे, और जो शक्तिशाली है वो सहायता आपको दे सकेगा। तो जितने ज्यादा आप शक्तिशाली होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी विदेश नीति मजबूत होगी। स्थिरता के लिए यहाँ स्थिरता की बात की गई है, मुख्य रूप से आंतरिक स्थिरता। कोई राष्ट्र है जो उसकी राष्ट्रीय शक्ति अच्छी सुदृढ़ है तो वो स्थिरता बनाने में, विपरीत परिस्थितियों से निपटने में काफी सक्षम होगा। तो ये महत्व है। अनुचित वैश्विक दबावों से सुरक्षा, इसे बोलते हैं ना, कमजोर को तो हर कोई चला जाता है चमका के, धमका के। अगर राष्ट्रीय शक्ति सुदृढ़ है तो कोई भी ऐसे अनुचित दबाव नहीं बनाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। वही बात यहाँ की गई है। अगली चीज है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए, दोनों के लिए ही राष्ट्रीय शक्ति का बहुत महत्व है। ठीक, फिर है अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत करने के लिए या मजबूत करने का साधन और साध्य दोनों ही है राष्ट्रीय शक्ति। साधन जैसा बताया, विदेश नीति का आधार, अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत करना है तो आप राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ा लीजिए तो सभी लोग आपके मित्र बनेंगे। तो ये तो हो गया साधन। और दूसरा साध्य भी यही है। आदमी चाह क्या रहा है? अंतरराष्ट्रीय संबंध बना ही इसलिए रहा है कि हम इन सभी के सहयोग से अपनी राष्ट्रीय शक्ति को और ज्यादा बढ़ा लें। तो साधन और साध्य दोनों ही काम करेगा। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर शक्ति की जो और अवधारणाएं थोड़ी बहुत बची हुई हैं उसको कंप्लीट करेंगे।